यहाँ पे आप समझने की कोशिश कीजिए बच्चे। जब सरल रेखीय गति यानी कि जब कोई वस्तु किसी सरल या वक्र रेखा पर गति करती है का सबसे साधारण प्रकार है। तो किसी वस्तु की स्थिति को बताने के लिए हमें कोई एक निर्देश बिंदु की आवश्यकता होती है, जिसे हम मूल बिंदु कहते हैं। यानी कि वह वस्तु कहाँ पर स्थित है, वो बिंदु, वो मेन पॉइंट कौन सा है, वो उसका मूल बिंदु कहलाएगा। अब वस्तु की अवस्था का मूल बिंदु की यह निर्धारित करता है कि वस्तु विराम अवस्था में है या गतिमान अवस्था में है। जब कोई वस्तु अपनी मूल अवस्था से हट जाएगा, इसका मतलब वह गति कर रहा है और कुछ समय अंतराल के बाद वो कुछ दूरी तय कर लेता है। तो एक वस्तु द्वारा तय की गई एक निश्चित पथ के माप को हम दूरी कहते हैं। जो दूरी है वह एक अदिश राशि होती है, ये सदा धनात्मक होती है। इसका मान कभी शून्य नहीं हो सकता, क्योंकि दो चीज़ों के बीच में कोई ना कोई दूरी तो होती ही होती है। अगर दूरी नहीं है, इसका मतलब कि गति भी नहीं हुई है। अगर वही मेन बिंदु पे ही वस्तु खड़ी है और इसने दूरी ज़ीरो तय करी है, इसका मतलब उसने मूवमेंट ही नहीं करी, उसने गति ही नहीं करी। SI पद्धति के अनुसार इसे मीटर में मापते हैं, यानी कि दूरी का जो मात्रक है वह क्या है, मीटर है। किसी वस्तु द्वारा प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति के बीच की गई दूरी कुल दूरी कहलाती है। ठीक है, यानी कि जब आप मूल बिंदु से अपनी किसी अंतिम स्थिति, जहाँ पे आपको लास्ट में पहुँचना है, उसकी दूरी को हम कुल दूरी कहते हैं। जबकि एक वस्तु द्वारा अंतिम स्थान के बीच की न्यूनतम दूरी, जो सबसे कम डिस्टेंस होगा, उसे हम विस्थापन कहते हैं। और यह कैसी होती है, ये एक सदिश राशि होती है और यह ऋणात्मक भी हो सकती है एवं शून्य भी हो सकती है। अब आप बोलोगे मैडम, अब जब दूरी जीरो नहीं हो सकती, शून्य नहीं हो सकती, तो विस्थापन शून्य कैसे हो सकता है? विस्थापन शून्य, आप देखिए एक बच्चा है, वो पूरे पार्क का चक्कर लगा कर आया और वापस उसी बिंदु पर आ गया। ठीक है ना, तो दूरी इसने कितनी तय करी, जितनी पार्क की चौड़ाई लंबाई होगी, है ना, उतनी होगी। लेकिन विस्थापन कैसे होगा, वो पहले भी उसी पॉइंट पे था और जब घूम कर आया तब भी वो उसी पॉइंट पर है, यानी कि मूल बिंदु पर ही है। इसका मतलब कि मूल बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच में कोई भी न्यूनतम दूरी नहीं है, तो इसलिए विस्थापन शून्य हो सकता है एवं ऋणात्मक भी हो सकता है। तो इस कॉलम में आप दूरी और विस्थापन के बीच में अंतर स्पष्ट भी करेंगे, लेकिन आप अंतर स्पष्ट कैसे करेंगे, कॉलम बना के करेंगे। अब आप यहाँ एक और एग्जाम्पल से आप समझिए। जैसे कि एक पॉइंट है, यहाँ से वो बच्चा चला, ठीक है, ये जो था ये 5 किलोमीटर था, ठीक है, उसके बाद वो चला 5 किलोमीटर, ठीक है, और उसके बाद वह थोड़ा सा और आगे चला 4 किलोमीटर, फिर गया 3 किलोमीटर, ठीक है। तो उसने कुल दूरी कितनी तय करी, 5 + 5 10 + 4 14 14 + 3 17, ये हो गई उसकी कुल दूरी। लेकिन विस्थापन कितना हुआ, यानी कि इस बिंदु से लेकर इस बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी, ठीक है, इसको जब हम नापेंगे तो वो हमारा अंदाज़तन लगभग आपका आ गया, मानिए 10। तो विस्थापन कितना हो गया, 10, क्योंकि ये इसकी दो मुख्य बिंदुओं की न्यूनतम दूरी है, तो वो 10 हो गया। और जो कुल दूरी है, यानी कि उसने टोटल कितना रास्ता तय करा, ये है आपकी कुल दूरी। आई बात समझ में? अब विस्थापन देखिए, एक आपका पार्क है, ठीक है, एक आपका पार्क है, इस तरीके से उसकी शेप है। अब एक बच्चा यहाँ पे खड़ा हुआ है, तो वो पहले यहाँ पे चला, ये था आपका 10 मीटर, ये था आपका 8 मीटर, ये था आपका 10 मीटर, ये था आपका 8 मीटर। तो वो यहाँ से घूमना शुरू करा, घूमता 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 वो वापस यहाँ पे आ गया, यानी कि उसकी मूल बिंदु भी यही है और अंतिम बिंदु भी यही है। लेकिन इस मूल बिंदु को अंतिम बिंदु तक आने में उसने 10 + 8 + 10 + 8 मीटर, यानी कि कुल 36 मीटर की दूरी तय करी। तो इसका मतलब दूरी कितनी हो गई, यहाँ पर दूरी हो गई 36 मीटर। लेकिन विस्थापन कितना हो गया, विस्थापन हो गया 0, क्योंकि दोनों बिंदुओं के बीच वही मेन पॉइंट था। ठीक है, समझ में आ गई बेटा आप लोगों को? इस तरीके से
हम बता सकते हैं। तो आप इस कॉलम को अच्छे से पढ़ेंगे और दूरी और विस्थापन के बीच में अंतर स्पष्ट भी करेंगे। अंतर स्पष्ट करने के लिए आप 2 कॉलम्स बनाएंगे और वहाँ पे आप दूरी, एक कॉलम में दूरी के पॉइंट्स लिखेंगे और एक कॉलम में विस्थापन के पॉइंट्स लिखेंगे।